जय हिंद मेरे शेरनियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। जैसा कि देख रहे हो ये वीडियो, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे तो जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। और आप सब्जेक्ट देख सकते हो, सब्जेक्ट क्या है हिंदी पे। और सेट संख्या का मैं बात करूं तो सेट संख्या क्या है 4। यानी कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी जो सब्जेक्ट है आपका, कौन सा सब्जेक्ट, हिंदी जो सब्जेक्ट है इसके मॉडल संख्या 4 पे हम लोग बात करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या करें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जो बेल का आइकन होता है उसको भी क्या करें, एक बार जरूर प्रेस कर दे, ताकि जितना भी वीडियो आपके प्रीतम एकेडमी के द्वारा डाली जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप क्या करो, सीख सको। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ सामान्य जो निर्देश दिए गए हैं, तो ये तो मैं हर वीडियो में आपको बता देता हूं, तो ये इसको पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो खंड क यानी कि अपठित बोध जो है, इसके लिए निर्देश जो है यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, निर्देश को ध्यान से पढ़ना है। और निर्देश क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक का क्या करना है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो अगर हम लोग बात करें तो भाई ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया था, क्या लिखा गया, गद्यांश। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपका आपने इतना बड़ा एक हिंदी पे आप देख रहे हो, ये कहानी की तरह, यही क्या है, आपका गद्यांश है। तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी तरह से आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आपको क्या करना है, आपको जवाब देना है मेरे रसगुल्लो। तो मैंने तो ऐसे ये जो गद्यांश है इसको मैंने पहले ही पढ़ रखा है, आपको भी क्या करना है, एक बार वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ लेनी है। तो आपने आई होप आपने गद्यांश को पढ़ लिया है। अब मैं चलता हूं सीधा क्वेश्चन और आंसर पे, क्योंकि अगर मैं गद्यांश को पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा जो है वो वीडियो बन जाएगा। तो बात करते हैं पहले हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन का। और रसगुल्लो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर कि मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ हुआ है। और ऑप्शंस क्या है, अहंकार, सम्मान, प्रशंसा और ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अहंकार। तो मनुष्य का जन्म जो है वो अहंकार के बोझ के साथ हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हो क्या है कि दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता। और आपके ऑप्शंस क्या है, स्वयं धनवान होने के कारण, स्वयं गुणी होने के कारण, अपने बड़प्पन के कारण और ईर्ष्या भाव के कारण। तो रसगुल्लो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईर्ष्या भाव के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन क्या है कि स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाता है, स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाता है। और ऑप्शंस क्या है, ईर्ष्या के वश में होने पर, क्रोध के वश में होने पर, स्वास्थ्य के नियमों का पालन न करने पर और अनैतिक कार्य करने पर। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे रसगुल्लो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईर्ष्या के वश में आने पर क्या होते हैं, आपका जो शरीर का स्वास्थ्य है और आपका सदाचार जो है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसे भूलकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है। क्या है कि किसे भूलकर मनुष्य जो है निंदा में अपना जीवन बिताता है। और आप ऑप्शंस देख सकते हो, ऑप्शंस क्या है, अहंकार, आत्मनिरीक्षण, संतुष्टि और सुख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आत्मनिरीक्षण। तो लोग अपने आत्मनिरीक्षण को छोड़कर क्या करते हैं, दूसरों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हो आपके पास कि उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो कि उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। और ऑप्शंस क्या है, अवनति, परिणति, अनिति और परनिंदा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवनति जो होगा वह उन्नति का विलोम शब्द है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको निर्देश जारी किया गया। निर्देश क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या जो 6 है और 10 तक का आपको क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है ध्यान से। तो मैं बोलूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार जो गद्यांश उसको जरूर पढ़ ले। तो चलिए मैं बात करता हूं मैं वीडियो के क्वेश्चन और आंसर का। तो देख सकते हो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बादलों की तुलना, क्वेश्चन क्या है, बादलों की तुलना किससे की गई है।
बादलों की तुलना किससे की गई है? और ऑप्शंस क्या है? जीवन के सुख से, जीवन के संघर्ष से, जीवन के दुखों से और जीवन में पराजय से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जीवन के दुखों से जो है बादल की क्या किया गया है? तुलना किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? और ऑप्शंस क्या है? आशावादी, भाग्यवादी, निराशावादी और कर्मवादी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आशावादी। कैसा है? आशावादी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? देख सकते हो कि जीवन का इंद्रधनुष कैसे बनता है? जीवन का इंद्रधनुष कैसे बनता है? और ऑप्शंस क्या है? आशा निराशा से, खट्टे मीठे फलों से, अनंत संघर्षों से और उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। तो जीवन का जो इंद्रधनुष बनता है वो आशा और निराशा से, खट्टे मीठे फलों से और अनंत संघर्ष से जो है जीवन का इंद्रधनुष बनता है मेरे रसगुल्लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या है कि आशा का विलोम शब्द क्या है? आशा का विलोम शब्द लिखें और ऑप्शंस क्या है? सुख, निराशा, आकांक्षा या प्यासा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो 10वां नंबर का क्वेश्चन वो देखते हैं कि नभ का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शंस क्वेश्चन क्या है? नभ का पर्यायवाची क्या है? और ऑप्शंस क्या है? धरती, पानी, हवा और आकाश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं खंड खो का। किसका बात करते हैं? खंड खो का, यानी कि व्याकरण सेक्शन पे हम लोग बात करेंगे। और व्याकरण में पहला जो क्वेश्चन है देख सकते हो कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? और ऑप्शंस क्या है कि गाय घास खाती है, रानी गाना सुनती है, बच्चे रोता है और राजू क्या करता है? पत्र लिखता है। तो अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने एक चीज बताया था कि अगर मैं बात करूं अकर्मक क्रिया का, तो अगर आप इससे सेंटेंस में कभी अगर क्वेश्चंस करोगे तो उसका जो जवाब है दोस्तों वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सकर्मक क्रिया का, तो अगर आप उस सेंटेंस पे क्वेश्चंस करोगे, अगर उसका आंसर मिल रहा है सेंटेंस से, तो क्या होगा? वो सकर्मक क्रिया होगा। चलिए मैं देखता हूं कि किसमें जो है आपका जवाब नहीं मिलता है। तो ऑप्शंस क्या है? गाय घास खाती है। तो अगर मैं गाय से क्वेश्चंस करूं कि गाय आप क्या खा रहे हो, तो गाय क्या बोलेंगे? मैं घास खा रहा हूं। तो इससे तो आंसर मिल रहा है, यानी कि ये जो है गलत हो जाएगा, यानी कि ये जो है सही आंसर नहीं होगा। अब अगले ऑप्शंस पे चलते हैं कि रानी गाना गाती है। तो अगर मैं रानी से पूछूं कि रानी आप क्या कर रहे हो, तो रानी क्या बोलेंगे कि सर मैं गाना गा रहा हूं या गा रही हूं। तो इससे तो मैं बोल सकता हूं जवाब आ रहा है, यानी कि ये भी जो ऑप्शन है वो नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि बच्चा रोता है। अब मैं बच्चा से मैं पूछूंगा कि बच्चा तुम क्यों रोता है, तो बच्चा कोई नहीं जवाब दे पाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन थोड़ा सब्र करते हैं, हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो राजू पत्र लिखता है। तो अगर मैं राजू को पूछूं कि राजू तुम क्या लिख रहा है, तो राजू क्या बोलेगा? सर मैं पत्र लिख रहा हूं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो भी नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक अकर्मक वाक्य का क्या है? उदाहरण है मेरे रसगुल्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हो अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो वहां कौन सी क्रिया होती है? और ऑप्शंस क्या है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, विकल्प ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं बोलूं कि राम जो है वो पत्र लिखता है। राम क्या करता है? पत्र लिखता है। अभी हम लोगों ने देखा इसका, तो लिखता है। तो अगर मैं देखूं तो ये जो राम है मेरा रसगुल्लो क्या करता है? लिखना क्या होगा? क्रिया हो गया। और पत्र क्या हो गया? आपका कर्म हो गया। यानी कि इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है और साथ में क्रिया भी है। तो मैंने आपको बोला ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि अरुण का अनेकार्थक शब्द नहीं है। कौन जो है वो अरुण का अनेकार्थक शब्द नहीं है? और ऑप्शंस क्या है? ए सूर्य, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी चंद्र, ऑप्शन डी सिंदूर। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो चंद्र होते हैं वो अरुण का जो है वो क्या नहीं है? अनेकार्थक शब्द नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या रसगुल्लो देख सकते हो आप लोग कि जब समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो तो ऐसे समास को क्या कहते हैं? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अव्यय भाव समास जो है ऐसे को हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करें 15 नंबर क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन क्या है कि विद्यालय
विद्यालय जो होता है, विद्या के लिए आलय है, कौन सा समास है? विद्या के लिए आलय है, ये कौन सा समास है? और ऑप्शंस क्या है? अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे रसगुल्लो इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आप लोगों से, आपको क्या करना है, कमेंट में छाप देना है। आप मुझे ये बताइए कि जो तत्पुरुष समास है, ये तत्पुरुष समास में तो विद्यालय आता है, लेकिन तत्पुरुष समास का कौन सा भेद जो है उसमें कौन आता है? उसमें क्या आता है? विद्या के लिए आलय यानी कि विद्यालय जो हो आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, और वो क्या है मेरे रसगुल्लो? ध्यान से देखो कि नीला है जो अंबर, विग्रह शब्द का क्या करना है? सही पद आपको बताना है। नीला है जो अंबर, ऑप्शंस क्या है? नीलांबर, अंबर नीला, है ना, नीला और अंबर नीला आकाश। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। जैसे कि होता है ना पीतांबर, क्या होता है? पीतांबर यानी कि पीला है जिसका अंबर हम लोग बोलते हैं ना, उस तरह नीलांबर, नीला है जिसका अंबर यानी कि नीलांबर होगा। चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो? आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि रचना के आधार पर किसी वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष जो आश्रित उपवाक्य होता है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? और ऑप्शंस क्या है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और उपवाक्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा मेरे रसगुल्लो? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 18वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो कि समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन है? समुच्चय बोधक अव्यय के प्रमुख भेद जो है कौन कौन से? और ऑप्शंस क्या है? क्रिया विशेषण विशेषण, है ना, सरल और संयुक्त विशेषण, समानिधिकरण और व्यक्तिकरण, और ऑप्शन डी क्या है? विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा रसगुल्लो वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि संबंध बोधक अव्यय के दो जो प्रमुख मैं बोल सकता हूं भेद है, तो समाधिकरण और व्यक्तिकरण जो है इसका सही आंसर है। चलिए बात करते हैं अगले और 19वां नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, ये कौन सा मैं बोल सकता हूं वाक्य का भेद है? और ऑप्शंस क्या है? कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच और कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का क्या है कि कर्तृवाच के वाक्यों में कर्ता की कार्य डैश होती है, और ऑप्शंस क्या है? प्रधानता, निरस्त, सरलता और उपयोगिता। तो आपको पता है कर्तृवाच में कर्ता के कार्य की क्या होती है? प्रधानता होती है। क्या होती है? प्रधानता होती है। तो रसगुल्लो इस तरह से हम लोगों ने 40 में से 20 का हम लोगों ने आंसर दे दिया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है? आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों तक क्या करना है? रसगुल्लो शेयर भी करना है। हम लोग बात करते हैं अगले, तो खंड गौ पे बात करते हैं, और ये क्या है? पाठ्य पुस्तक आधारित जो है इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं निर्देश को। निर्देश क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक का क्या करना है? सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो मैं बात करता हूं, तो अगर आप देख सकते हो यहां पे जो है आपका गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आपको क्या करना है? ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। तो मैं सीधा चलता हूं, मैं चलता हूं सीधा आंसर पे। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आप लोग देख सकते हो कि प्रस्तुत क्या है? प्रस्तुत जो काव्यांश है के कवि कौन है? के कवि कौन है? के कवि कौन है? और ऑप्शंस देख सकते हो क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन और महादेवी वर्मा। तो आपको पता है कि ये जो आप देख सकते हो कौन सा है? यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान यानी कि दंतुरित मुस्कान का चैप्टर का है, और आपको पता है इसके जो लेखक है और कोई नहीं ऑप्शन नंबर सी यानी कि नागार्जुन जो है इसके लेखक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो देख सकते हो हमारा 22वां नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि दंतुरित का क्या अर्थ है? क्या है? दंतुरित का क्या अर्थ है? और ऑप्शंस क्या है? बिना दांत के, लंबे लंबे दांत के, टेढ़े मेढ़े दांत के और नए नए दांत के। तो आपको पता है कि बच्चों का जब नया नया दांत आता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बच्चों का दंतुरित मुस्कान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा रसगुल्लो वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हो हमारा 23वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि माँ बच्चे को क्या कराती है? माँ जो है बच्चे को क्या कराती है? ऑप्शन नंबर ए हो गया काम, ऑप्शन बी आराम, मधुपर्क और संपर्क। तो ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे रसगुल्लो वो सही हो जाएगा, मधुपर्क हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए कि मधुपर्क का मतलब क्या होता है? मधुपर्क में कौन सी वस्तुएं आती है? चलिए आंसर में आप बताइए, मेरे को कमेंट में फटाफट बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखोगे 24वां नंबर का क्वेश्चन हमारा, तो 24वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कवि ने धन्य किसे कहा? कवि ने धन्य किसे कहा? और ऑप्शंस क्या है? दादा दादी को, माता और पिता को, बच्चे और उसके दांत को, है ना, अपने आप को और अपनी पत्नी को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे रसगुल्लो वो सही हो जाएगा। अपने आप को और पत्नी को जो है उन्होंने क्या बोला कि वो क्या है? धन्य है। अब हम लोग बात करते हैं आगे और क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का क्या करना? चयन करना है।
तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बादल किस ओर से आते हैं, बादल किस ओर से आते हैं, और ऑप्शंस क्या है, पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से, अज्ञात दिशा से और उत्तर दिशा से। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही हो जाएगा, यानी कि अज्ञात दिशा से जो है वो बादल आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 26वां नंबर का क्वेश्चन क्या देख सकते हो आप लोग, और क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो कि कहीं सांस लेते हो तो घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर भर देते हो, इस पंक्ति का क्या अर्थ है, और ऑप्शन क्या है, बादलों का सांस लेना, फागुन की हरियाली महसूस करना, वातावरण का सुगंधित और मादक हो जाना, फूलों के द्वारा घर घर प्रवेश करना। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बादलों का सांस लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 27वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म जो है वो कब हुआ, और ऑप्शंस क्या है, 1878, 1863, 1906 और 1899। तो रसगुल्लो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1899। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 28वां नंबर का क्वेश्चन है देख सकते हो कि मर्यादा ना लिही के माध्यम से सूरदास की गोपियों कौन सी मर्यादा ना रखने की बात कही, और ऑप्शन ए क्या है, प्रेम की, घृणा की, जीवन की और मानव की। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवन की, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि उनके प्रजा का रक्षा करना। तो गोपियों ने बोला कि अगर श्री कृष्ण हमसे मिलने ही नहीं आएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, यानी कि जीवन की। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हो फिर एक निर्देश दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 क्या करना है, आपको सही आंसर देना है। क्योंकि मैंने इसको पहले ही पढ़ रखा है, आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। और ये जो है वो क्या है, देख सकते हो चश्मे वाला चैप्टर से है, कैप्टन चश्मे वाला, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे बात तो ही किया गया है। तो बात करते सीधा मैं 29वें नंबर का मैं क्वेश्चन पे बात करता हूं कि हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, और ऑप्शंस क्या है कि पान वाले के द्वारा पान खाना, है ना, कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनाना, मूर्तिकार द्वारा चश्मा नहीं बनाया जाना, और पान वाले के द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे रसगुल्लो वो सही हो जाएगा कि पान वाले द्वारा क्या किया गया था, कैप्टन जो चश्मे वाला है उसका मजाक उड़ाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी क्या है कि बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, और ऑप्शन क्या था, हलदार साहब, पान वाला, कैप्टन और क्या था, मास्टर मोतीलाल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, कैप्टन चश्मे वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कि कैप्टन का क्या काम था, तो ऑप्शन क्या है, काश्तकारी, बगानी, फेरी करना और कृषि। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा मेरे रसगुल्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 32वां नंबर का क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि हलदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे, हलदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे। तो ऑप्शन क्या है, पान वाले के बारे में, मोतीलाल मास्टर के बारे में, कस्बे के बारे में और कैप्टन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो गया, कैप्टन के बारे में जो होता है हलदार साहब वो जानना चाहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से निर्देश दिया गया, निर्देश क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का क्या करना है, आपको चयन करना है। तो 33वां नंबर का क्वेश्चन क्या है रसगुल्लो देख सकते हो कि लेखक जो होता है बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था। तो ऑप्शंस क्या है आपका देख सकते हो कि पहनावे पर, भोजन पर, मधुर गान पर और व्यवहार पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे रसगुल्लो वो सही हो जाएगा, किस पे, मधुर गान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या है रसगुल्लो कि बाल गोविंद भगत के पाठ के आधार पर बताएं कि रोपण किसे कहते हैं। और ऑप्शन क्या है, रोपण को, धान की रुपाई को, धान की कटाई को, धान की खेती को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा कि धान की रोपणी को। चलिए आगे जाते हैं। और आप देख सकते हो 35वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा। ऑप्शन से क्या है, जादू, समय की बर्बादी, निराश और क्या, धुन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जादू जो है कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 36वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि बाल गोविंद भगत कौन सा माह में प्रभातियां शुरू करते थे। तो ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्तिक माह। कब होगा, कार्तिक माह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो फिर निर्देश दिया गया, निर्देश क्या है कि प्रस्तुत को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, गद्यांश को 37 नंबर से लेकर 40 नंबर के क्वेश्चन का सही विकल्प का चयन करना है। तो चूंकि मैंने ये तो गद्यांश पहले ही पढ़ रखा है, आपको भी क्या करना है, पढ़ लेनी है। तो मैं चलता हूं सीधा क्वेश्चन आंसर पे। तो 37वां नंबर का क्वेश्चन क्या रसगुल्लो देख सकते हो कि प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है। और अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शंस का, तो ऑप्शंस क्या है, शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर दत्त, शिव प्रसाद मिश्रा, रुद्र और अज्ञात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्लो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिव पूजन सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखक की माँ
क्वेश्चन क्या है, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? ऑप्शंस क्या है, नाभि और लीलर में, आंख और माथे पर, हथेली और पैरों पर, नाभि और हथेली पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाभि और लीलर पर। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए कि लीलर, लीलार जो होता है, लीलार, लीलार का क्या अर्थ होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। चलते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि माँ चोटी में लेखक को क्या बांधती थी? इसका सही क्या हो जाएगा, फूलदार लट्टू। क्या होगा, फूलदार लट्टू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस मॉडल सेट का मैं अंतिम क्वेश्चन पे बात करूंगा। और क्वेश्चन क्या है कि लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते हैं? तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले बोलूंगा कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दे और बेल का जो आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दे। तो ऑप्शन क्या है, माता की गोद से, बाबूजी की गोद से, दादाजी की गोद से, नौकर की गोद से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा रसगुल्ला वो सही हो जाएगा। तो बात करते हैं इस मॉडल सेट का। तो मॉडल सेट तो कंप्लीट हो गया। अब अगला जो वीडियो आएगा मेरा, इसमें हम लोग बात करेंगे हिंदी के जो अंतिम जो हमारा मॉडल सेट बचा है उस पे। तो उससे पहले जो लोगों ने पीछे के वीडियो को नहीं देखा है, एक बार वो सारे जो वीडियो है एक बार उसको जरूर देख लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।